तो आज सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश, खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त अब 5 घंटे हो चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। वो गाजियाबाद हो, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से भी हम जानते हैं, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। इन 11 जिलों पर मतदान चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये सुबह की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरा, धुंध, जिसे गांव की भाषा में पाला भी कहते हैं, पाला पड़ जाता है सर्दियों में। वहां पर खेतों में पानी दिया जाता है, वहां पर ज्यादा ओस होती है, ज्यादा धुंध भी होती है, तो उसके बीच भी जबरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है। हालांकि नोएडा वासियों से फिर अपील मैं करना चाहूंगा, नोएडा वासी अब अपनी रजाइयां छोड़ो और वोट करने निकलो। अभी भी 20% का आंकड़ा नोएडा ने नहीं छुआ है, और यही हाल गाजियाबाद का भी है, जबकि बाकी जगह अब 25-30% के बीच मतदान होता दिख रहा है। और इस इलाके के बारे में पहले भी मैंने बताया आपको, 58 में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 91% सीटें जीती बीजेपी ने, और सपा के खाते में 2 और बसपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। और बसपा 32 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार थोड़ा परिप्रेक्ष्य, थोड़ा परिदृश्य बदला भी है, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ हुए हैं। यह बहुरंगी गठबंधन क्या ताल ठोक पाएगा, और जाट मुस्लिम समीकरण क्या उनका फायदा दे पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो हमें 10 मार्च को ही मिलेंगे। लेकिन अभी हम अलग अलग जगहों से जो लोगों का मन है, किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं, ये जानने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसे फिर से चुरा रहा हूं, सुकेश। वेल बिगन इज हाफ डन। पश्चिम, ये इलाका बहुत अहम हो सकता है, ये इसने साबित किया है 2017 में भी। नहीं, चाहे जब भी सरकार बनी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया है। अभी तक के हिसाब से लोग ये कहते हैं कि कई बार तो ये एक तरफा वोट करता है, और वो जो लीडिंग पार्टी है उसको एक डिसाइसिव एज दे देता है। 2017 में यही हुआ। 90% के आसपास स्ट्राइक रेट थी बीजेपी की इस इलाके में, और जो एक कॉम्बिनेशन उन्होंने बना लिया वोट का, वो एक बड़ा मारक कॉम्बिनेशन है जो बहुत दूर तक मार करता है, बाकी पार्टियों के लिए कुछ छोड़ता नहीं है। इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं। इस बार एक नया प्रयोग है। हालांकि इससे ज्यादा पोटेंट प्रयोग 2019 के चुनाव में करके देखा जा चुका है, लेकिन विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दो अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस बार उम्मीद ये है कि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन हुआ है वो फेचिंग होगा शायद उनके लिए। वो इसलिए भी है क्योंकि वो सब किसान आंदोलन के जो एक मोमेंटम बना है उस पे सवार है। क्या वो ग्राउंड पे उस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे लोग? और जब किसान आंदोलन की बात होती है तो लोग मूलतः उसको जाटों का आंदोलन कह दे रहे हैं, इसलिए जाट और मुसलमान एक वोटिंग फोर्स बना के दोनों साथ खड़े हो जाएंगे, जो आज तक खड़े नहीं थे। उनमें एक बंटवारा हुआ था 2013 के बाद, जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद। वो स्थितियां क्या ठीक हो गई है? वो पैचअप हो गया ग्राउंड पे, और दोनों एक साथ वोट करके फिर से बीजेपी को 2012 वाली स्थिति में भेज सकते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल और इसमें एक और सवाल जुड़ा हुआ है सुकेश, वो ये कि जाटों की फर्ज कीजिए लामबंदी हो जाती है समाजवादी गठबंधन के साथ, तो एक सिर्फ जाट थोड़ा होते हैं ग्रामीण इलाके में, बाकी जो 35 बिरादरियां हैं उनकी लामबंदी क्या दूसरी तरफ भी हो सकती है? यह भी तो एक आशंका या संभावना, जिस भी राजनीतिक दल के चश्मा लगा के देखो, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने उस पे काम किया है। बीजेपी को मालूम है कि इस इलाके में वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना सोचेंगे। 58 में से 53 आप जीते हो, उसे बेटर करने के चांसेस कम होते हैं आज की परिस्थिति में। तो वो लॉसेस मिनिमाइज कैसे होंगे? तो उन्हें मालूम है कि जाटों का, किसानों का जो नुकसान हो रहा है, वो अलग से जो एक वोटर उन्होंने बनाया था, चाहे नॉन जाटव एससी वोटर हो, चाहे नॉन यादव ओबीसी
आदिवासी वोटर हो, जिस सबको एक तरफ कर लिया था बीजेपी ने, उस पे बहुत सारा काम बीजेपी कर रही है जमीन पे कि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, कम से कम जाट नुकसान हो और बाकी चीजें उनके साथ वैसे रहें। तो इस पे काम बीजेपी कर रही है, इस पर बीजेपी काम कर रही है। प्रभाकर मिश्रा के साथ राकेश टिकैत मौजूद हैं, तो प्रभाकर, राकेश टिकैत उनके पीछे पीछे हैं या प्रभाकर इनके पीछे हैं, अभी ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रभाकर ने एक यूएसपी बना ली है अपनी, ये क्या जुगलबंदी? आप दोनों भाई जुगलबंदी कर रहे हैं, एक ही गाड़ी पे सवार है क्या? प्रभाकर, जहां आप जाते हो वहां राकेश टिकैत, और राकेश टिकैत से भी पूछना जहां ये जाते हैं वहां आप क्यों खड़े पाते हैं? विनोद पाठशाल, ये एक संयोग कहिए कि जहां किसानों का मुद्दा है वहां पर न्यूज 24 है, जहां न्यूज 24 है वहां प्रभाकर। संयोग है कि प्रयोग है प्रभाकर? ये संयोग है कि प्रयोग है? और जहां ये किसानों का मुद्दा है वहां संदीप चौधरी भी है। ये एक दुनिया इसे प्रयोग कहेगी, मैं इसे संयोग कहता हूं। राकेश टिकैत से सीधे सवाल पूछ लेता हूं, वोट की चोट दे दिया आपने? हम तो वोट डाल गए, अपनी एक वोट का इस्तेमाल करा, लेकिन बहुत वोट यहाँ की बीजेपी वालों की कोको ले जाती देखी है हमने। हमारी भी लेगी। कोको समझ में आ गया प्रभाकर? कोको का मतलब समझ में आ गया? जो गुस्सा, जो आक्रोश था किसान आंदोलन, उसका रिजल्ट मिलेगा। जो संदीप, जो मैं समझता हूं, जो यहाँ के लोगों से साल भर में जाटों के बीच में रहा हूं, तो थोड़ी थोड़ी भाषा और थोड़ा थोड़ा संकेत समझता हूं। जब कहते हैं कि वो बच्चों को कहा जाता है कि वो मिठाई और वो चीज कोको, कौआ कोई चिड़िया लेके चली गई, शायद संदीप यही होता है आपके क्षेत्र में, यही होता है। पकड़ गए, बीजेपी का वोट कोको लेकर गया। कोको लेकर गई। लेकिन कोको तो ले गया, वो क्या? लेकिन क्या कोको जो वोट ले गया, तो कोको ले गया, गठबंधन को मिला क्या? नहीं, हमें नहीं पता किसको मिला। कोको लेगी, कोको लेगी, ये गांव के लोग बता रहे कि कोको लेगी। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि वो क्या आक्रोश जो था वो अभी भी है? तो बता तो दिया, सब जाना है कोको को यहाँ। हाँ, सब जाने। संदीप, कोको को सब लोग जानते हैं। राकेश टिकैत तो संकेतों में बोल रहे हैं। रमेश मल्लिक, इधर आ जाइए आप। लग रहा है कि कोई गुस्सा उस्सा नहीं रहा किसान आंदोलन का? नहीं, गुस्सा तो देखिए बरकरार है। इन्हें मैं बहुत दिनों से, शुरू के दिन से कहने लगा था, भाई मान जाओ, तुम्हें भारी नुकसान होने जा रहा है, मान जाओ, उठा दो इन्हें हाथ जोड़ के, इनकी मान लो मांग, कोई नाजायज नहीं कह रहे। मगर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और सुनी तो तब सुनी जब लूट ली और पीट ली, फिर भागो जाओ, कोई फायदा नहीं। जैसे बुढ़िया लूटे पे भाग रही थी, उसको पूछा कि तू कहाँ जा रही, अब भी कुछ सामान ले रही, नुको ना, नुको तो अब आराम से सिगरेट सी पीती जा, अब तो सिगरेट पी लो, कुछ रहा नहीं धंधा, कुछ मुझे जच नहीं रहा खाड़ा, जच नहीं रहा मुझे कुछ खाड़ा, क्योंकि मैं भी बहुत दूर लो देख आया, मामला कुछ खराब लग रहा। अरे भाई को आशीर्वाद दिया था टिकैत साहब, बालियान को? नहीं, देखो वहां पर तो अभी भी यहाँ पे कपिल देव आया, मंत्री था, वो आया, तो मुझे फरगर की एक खासियत रही है कि कोई किसी भी पार्टी में है, वे सामना लक्षण एक जगह बैठ जाते हैं। यहाँ पे कोई टकराव था ही नहीं किसी का भी, और हम उस मुजफ्फरनगर को वहीं पे ले जाना चाहते हैं। अब की बार शांतिपूर्ण तरीके से 5 बजे तक अपना चुनाव कर ले, जिसको वोट जहाँ देनी वो दे ले। अगली बार कोई यहाँ पर टाल करने नहीं आएगा कि मुजफ्फरनगर को टाल आस्थान हो गया, मुजफ्फरनगर में वो स्टेडियम हो गया कि जहाँ से पूरा यहाँ से ही शुरुआत होगी वो पूरे देश और प्रदेश की, तो वो मुजफ्फरनगर नहीं अब रहेगा। मुजफ्फरनगर मोहब्बत नगरी है, तो प्रभाकर रहेगी। प्रभाकर, सुकेश बोल रहा हूँ, ये इनसे पूछिए एक बार, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कहते हैं कि बीजेपी को हराओ, साफ तौर पे कहा है बीजेपी को हराओ, तो आज क्यों नहीं कह रहे बीजेपी को हराओ, पीछे हट गए उससे? हाँ, ये बार बार मैं इनसे यही कह रहा हूं, और इशारों में कहते हैं कोको ले गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी को हराओ। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जोगेंद्र यादव ने किया, सजा दो ने किया। सजा दो, सजा का मतलब क्या होता है? सजा की बात करी, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात नहीं, उनको सजा दो, ये कहा। और इसमें सजा का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में सजा का मतलब क्या? सजा का मतलब कोई कान पकड़ ले, एक होक्के की चिलम भर कर जाए तो वो भी सजा ही है। अच्छा, तो मतलब क्या आप हमको मतलब इतना बुद्धू समझते हैं? ना बुद्धू नहीं, होशियार समझते हैं, होशियार भाई, अपनी भाषा में अपनी बात जानता हूँ। अरे सुकेश जी और संदीप, हम इतना जानते हैं कि
निपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा, ये सुखा मैंने। और इन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। एक बिरादरी को पिछले 1 महीने से टारगेट कर रखा, बच के रहना वजह है ना, उसकी वजह है कि जाट मरा तब जानियो जब बरसोड़ी हो। यहाँ का सारे एक बिरादरी के, यहाँ अलग अलग उसके, यहाँ पे अलग अलग है। और इन्हें साधने की, इन्हें मनाने की बहुत कोशिश करी है बीजेपी ने, पता नहीं कितना मना पाई है, कितना नहीं मना पाई है। हमने तो ये कहा कि शांति से सबको अपना काम कर दे दो। मुजफ्फरनगर में वो स्टेडियम अब नहीं रहे जहाँ पे उस तरह के मैच होते थे, वो जनता ने स्टेडियम तोड़ दिए। संदीप, ये एक सुखद तस्वीर है जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि यहाँ पर धार्मिक दंगे नहीं होंगे, उस तरह का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल, वो स्टेडियम नहीं है, अब तोड़ दिए वे स्टेडियम। प्रभाकर, और ऐसा तस्वीरें भी आ रही हैं। प्रभाकर से बात करो तो ये जो धार्मिक ध्रुवीकरण की, हाजी हाँ, प्रभाकर जरा एक सवाल इनसे और पूछिए कि जब बीजेपी को सजा देने की बात कही इन्होंने, और मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है, हाँ, तो इनका आंदोलन भी कोको ले जाएगा क्या? हाँ, क्या होगा उस आंदोलन का? फिर कोको ले जाएगा? हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये सवाल तो है कि एक तरफ आपने कहा कि बीजेपी को सजा देंगे, और मान लीजिए कि लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में नतीजा कुछ भी हो सकता है। अगर सरकार वापस आ जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो किसानों के मुद्दे और किसान आंदोलन को क्या कोको लेकर चला जाएगा? कोई लेकर जाने का किसान आंदोलन इतना कमजोर है क्या कि उसको कोको लेकर चला जाएगा? कोको सत्ता वालों को लेकर जा, सत्ता वालों को लेकर जाता है कोको ना, उनको लेकर जा और उसका रिजल्ट ठीक है। प्रभाकर, आपने बहुत बात की, प्रभाकर को फ्रेम में रखिएगा, लेकिन प्रभाकर आपने कहा ना साल भर से जाटों के बीच में हो, तो वो एक चुटकुला भी है जाटों का कि एक आप जैसा ब्राह्मण, और मैं जातिवादी नहीं हूं कतई भी, लेकिन अब आप जाटों की बात करने लगे तो थोड़ा मैं आपको बता दूं। एक ब्राह्मण कहते हैं गांव में, वो जाटों पे बड़ा, जाट निकलता खेत में, वो कहता रे जाट तेरे सर पे खाट, अरे जाट रे जाट तेरे सर पे कोलू। जाट को समझना है कि क्या जवाब दूं ब्राह्मण का। तो एक दिन फिर निकला, फिर बोला जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, जाट रे जाट 16 दूनी 8। तो जाट पलट के बोला बामन रे बामन तेरे सर पे कोलू। तो बामन बोला ताल नहीं जमी, बोला ताल जमे ना जमे बोझ में तो मरेगा। तो आप पिछले 1 साल से जाटों के बोझ में भी मरे हुए हो, और जहां टिकैत दिखते हैं तो आप भी होते हो, आप जहां दिखते हो वहां टिकैत भी दिखते हैं, यह भी एक हकीकत है। लेकिन अभी लिए चलते हैं मेरठ, क्योंकि मेरे सहयोगी अब माहौल क्या है तलाशने भी चले गए हैं, निकलेंगे अभी अपने कार्यक्रम के लिए। लेकिन सरधना में तो माहौल बताया राजीव, मेरठ का माहौल क्या है? और किसानी आंदोलन की बात हो रही है। सुकेश ने सवाल भी पूछवाया कि हार गए, चुनाव आंदोलन की गूंज चुनाव में नहीं सुनाई दी, नतीजे कुछ और आ गए, तो कोको ले जाएगी क्या आंदोलन को भी? तो आंदोलन की गूंज, किसानों की लामबंदी, क्या कुछ दिखा है आपको सरधना में, सिवाल खास, अब मेरठ में आप? तो लगता है फोन में राजीव, आपको आवाज आ रही है क्या? राजीव, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल संदीप। तो सवाल ये है, अभी राकेश टिकैत से प्रभाकर मिश्रा बात कर रहे थे, सुकेश ने सवाल भी पूछवाया कि देखिए आप सजा देने निकले हो बीजेपी को, किसान आंदोलन की गूंज आपको कितनी सुनाई दी? जो आप सरधना, उसके बाद सिवाल खास, अब मेरठ पहुंचे हैं, किसानों की नाराजगी अभी जमीन पर दिखी है या बीजेपी ने उसे मैनेज कर लिया है? देखिए संदीप, अलग अलग सीटों पर अलग अलग चीजें देखने को आ रही हैं। शहरी सीटों पर कहीं भी किसान आंदोलन का कहीं कोई असर नहीं है। सरधना, सिवाल खास जैसी सीटें जो है वो ग्रामीण इलाके की, हालांकि कुछ कस्बे में हैं, यहाँ कस्बे हैं वहाँ भी किसान आंदोलन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो जाट बेल्ट है और जो ग्रामीण इलाका है, मैं ये कहूँगा उन इलाकों में किसान आंदोलन की बात देखने को मिली है। मैं सरधना के ही एक बूथ पर हूँ। आप देखिए
यहाँ सुबह से तांता लगा। सबसे अचरज की बात यह है कि मैंने कम से कम, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ इससे पहले, कम से कम 15 से ज़्यादा ऐसे लोग यहाँ वोट डालने के लिए आए जो व्हील चेयर पर थे, जो एकदम बुजुर्ग थे, और एक महिला यहाँ पर देखिए आई हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग इस पोलिंग बूथ पर आए। इतना मुश्किल से वोट देने के लिए आप आई? हाँ, चला नहीं जाता पैरों से। तो आपके दिमाग में कौन सी सरकार या किस बात की सरकार? तो जो लग गया सो लग गया। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दिया, मैं ये कह रहा हूँ मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं, हमारा मुद्दा तो हम तो बीमार आदमी है, वोट देना है। अरे सरकार कैसी चाहो? ठीक चाहे, जो बढ़िया करे सब, और क्या, सबका भला करे। हाँ, सबका भला करे ऐसी सरकार चाहे, और कैसे। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि ये एक मैंने आपको दिखाया, इस तरह के 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग बहुत सारे यहाँ पर आए थे, और देख करके कि हम देखिए, एक ये पेशेंट को ये चल नहीं सकते और इनका भी वोट देने के लिए ले आए हैं। इतनी मुश्किल से वोट डलवाने ले आ रहे हो? ये बदलाव चाहते हैं। ये विकलांग है 100%, इसकी पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी है। विकलांग पेंशन जाती थी, 5 साल से विकलांग पेंशन बंद कर दी, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी मुश्किल से वोट डालने के लिए आप लोग उठा के ले आ रहे। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा, हमारे सब त्योहारों से अच्छा त्यौहार अगर मानना चाहिए तो हमें अपने भविष्य के लिए चुनाव से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता। हम देखिए, त्यौहार के रूप में मानते हैं। आपका नाम क्या है? मंजूर मलिक। मंजूर मलिक ने देखिए क्या कहा कि लोकतंत्र का जो ये त्योहार है चुनाव का, वो सारे त्योहारों से बड़ा है। और ये देखिए, एक आप अब कहते हैं कि आप अपना पड़ोसी तो नहीं चुन सकते, आप अपने ऑफिस में कलीग तो नहीं चुन सकते, लेकिन आप अपना विधायक, अपना नेता चुन सकते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र आपको देता है। संदीप, मैंने आपसे चर्चा ही की थी कि इस पोलिंग बूथ पर ऐसे लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं कि जो तस्वीरें देखिए आप, इस तरह के लोग। राजीव, अब मूल सवाल पर आते हैं। देखिए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जाट बनाम मुसलमान, ये गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार देंगे, दंगा, पलायन, ये तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। उसमें जाट मुसलमान समीकरण का खेल है। जाट और मुसलमानों में फूट हुई, ग्रामीण इलाकों में ये हमेशा साथ रहा करते थे 2013 से पहले, फिर मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं। अब उसके बाद जो ये यहां पर खेल काफी सारी सीटों में, 30 से 32 सीटों में इस समीकरण पर अटका हुआ है। तो आप जो घूमे हैं, क्या वो जो खाई थी वो पट गई है? उसमें बातें खिलेंगी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, और अगर अभी वो टकराव बरकरार है तो बीजेपी की बातें खिलेगी। आपने जमीन पर क्या पाया है? देखिए, बिल्कुल संदीप, आपने कहा ये चौधरी चरण सिंह का करिश्मा था कि जाट और मुसलमान, जाट, अगर आप पीछे इतिहास में देखें तो इनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन ये चौधरी चरण सिंह का कमाल था कि उन्होंने जाट और मुसलमानों को एक जगह लाया और एक ऐसी पार्टी खड़ी की है कि ऐसे नेता बने जो इस पूरे इलाके के सर्वमान्य नेता थे। 2013 के बाद वो गठबंधन टूट गया। वो खाई बहुत ज़्यादा, एक दूसरे में इतनी खाई पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 चुनाव में 90% तक सीटें लोकसभा और विधानसभा की इस इलाके में जीत ली। लेकिन जहां तक मुझे अभी जमीनी सच्चाई, जो मैं जितनी जगह गया हूं, हालांकि जितनी जगह मैं गया हूं मैं उतनी जगह की बात करता हूं, तो किसान आंदोलन ने वो खाई जो 2013 में बहुत ज्यादा चौड़ी हुई थी उसको कम की है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस खाई को पाट दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव हो रहा है ग्रामीण इलाकों में, चूंकि देखिए ये 2 तरह से ये चुनाव मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है। पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रही, जितना मैंने देखा है, ये चुनाव 1 to 1 हो रहा है। या तो वोट इस तरफ है या उस तरफ है, तीसरी चौथी तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरा, ये चुनाव जो इस बेल्ट के जाट वोटर्स हैं, जाट बेल्ट है, उसमें कहीं न कहीं उनको अपने अस्तित्व को बचाने की, जयंत चौधरी के पास एक भी विधायक नहीं है, उन्हें
कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टेंस की चिंता है, वो इसको इस तरीके से भी ले रहे हैं। और जहां तक जाट और मुसलमानों की बात है, निश्चित तौर पर आप क्या सारे लोग ये बात जानते हैं कि जाट और मुस्लिम, जाट थोड़ा 20-30% नहीं भी हो, 60-70% जाट और मुसलमानों ने एक जगह वोट कर दिया तो कम से कम 21 से 24-25 सीटों तक वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और आज का जो मतदान पहले चरण का हो रहा है वो बहुत हद तक आरएलडी, देखिए इसमें अखिलेश यादव को क्या फायदा होगा मुझे अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को फायदे की कोई उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि ऑलरेडी 58 में 54 सीटें उनके पास है, 91, अब इससे भी ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये एक बात जरूर मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जयंत चौधरी को इस पहले चरण में फायदा ही फायदा होना, कुछ है नहीं उनके पास। अब ये फायदा दो अंकों पर इसमें एक और पहलू, जाट मुसलमान की बात की, अब मैं खास मुसलमान की भी बात करना चाहूंगा। क्या यहां पर वो पश्चिम बंगाल वाला परिदृश्य उभरता दिख रहा है कि एक मुश्त लामबंदी दिख रही है मुसलमानों में? क्योंकि 2017 में मुसलमान दरअसल अखिलेश यादव, उनकी सरकार थी 2013 में जब दंगे हुए, उससे नाराजगी भी थी। तो क्या एक मुश्त लामबंदी हो रही है मुसलमानों की, या मुसलमान सपा और बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ पर यहां एक मजबूत ताकत रही है, वहां बढ़ता दिख रहा है? देखिए संदीप, ये भी एक बड़ा रोचक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट अक्सर डिवाइड हो जाता है इस चक्कर में कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है। लेकिन अगर हाल के 3-4 विधानसभा चुनाव को आप देखें तो मुस्लिम वोट में कोई डिवीजन नहीं होता है, वो बिल्कुल एक पक्षीय वोट पड़ता है। चाहे आप दिल्ली का चुनाव देख लें, कांग्रेस पार्टी का लगातार न खाता खुलने का कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का 100% वोट, 190 पड़ भी जाए तो उसको 100 ही माना जाएगा। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, ठीक इसी तरह से बिहार के ज्यादातर इलाकों में हुआ, अंतिम 2 चरण को छोड़ करके, और जिसकी वजह से तेजस्वी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव से मुझे ऐसा लगता है कि जो माइनॉरिटी वोट्स है उनका कंसंट्रेशन एक ही जगह पर होता है। उन्हें पता है, खास करके जिस सीट पर मैं हूं अभी सरदना में, इस सीट पर पिछले 2 बार बीएसपी के उम्मीदवार 55-60 हजार वोट से ज्यादा पा चुके थे और दोनों बार मुस्लिम कैंडिडेट यहां से थे। लेकिन अब इस बार देखिए बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट यहां से नहीं दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमान कई बार मुस्लिम कैंडिडेट पर जाते हैं। यही देखते हुए मायावती ने इस पहले चरण में 12 मुस्लिम वोटों को टिकट भी दिया है, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है जमीन पर वो 1-to-1 फाइट लग रही है। 1-to-1 फाइट लग रही है। 80-20 वाला जो एक नैरेटिव चला था कि वो 80-20 और 85-15 कहा जा रहा था सुकेश, तो यहां पर ये जो जातीय समीकरण और जो धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल, बात वहां आकर अटकती दिख रही है क्या कुल मिलाकर? देखिए, बात मतलब स्ट्रेट, सिंपल एंड स्ट्रेट है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक और पिछले कुछ 2 चुनाव में जो उसने वोट बैंक बना लिया है उस पे चुनाव लड़ रही है। उसमें हिंदुवादी पुट, उसमें विकास की छौंक, वो तमाम चीजें उसमें होती हैं। मोदित्व कह दीजिए। हाँ, दूसरी तरफ मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरफ इशारा राजीव भी कर रहे थे, कि जो लोग बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं हैं, जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, उनके पास एक चॉइस है। जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन, माफ कीजिएगा, सपा आरएलडी गठबंधन है, उसके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि लोगों के सामने एकमात्र विकल्प बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और आरएलडी का विकल्प है। ऐसा सालों बाद हुआ है। जब बीजेपी सत्ता में होती थी तो सामने बसपा और सपा होती थी, जब सपा सत्ता में थी तो बसपा और भाजपा हुआ करती थी, जब बसपा सत्ता में थी तो सपा और बीजेपी हुआ करती थी। आज सामने जो ऑल्टरनेट खड़ा है वो समाजवादी पार्टी है और उसने आरएलडी को इस इलाके में साथ लिया है। मेन प्लेयर आरएलडी है, वो उसको असिस्ट करते हुए अखिलेश दिख रहा है। अखिलेश को आप देखें, इस इलाके में उन्होंने बहुत प्रचार भी नहीं किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वो कम से कम मौजूदगी, कम से कम आमद इस इलाके में दर्ज कराना चाहते हैं। वो उन्हें मालूम है कि बीजेपी उनको एक प्रो मुस्लिम फेस करके वहां प्रोजेक्ट करेगी और वो पोलराइजेशन नहीं चाहते हैं। तो 2 स्पष्ट तौर पे वोटर सबके साथ हैं
वो वोटर में एक्स्ट्रा वोटर कौन जुड़ जाएगा, वो सेल आउट, वो उसमें वो सेल यूथ कर और जाएगा। महिला हमें देखना होगा। बिल्कुल, महिला बीजेपी के साथ एक यूथ और महिला दोनों ही पिछले 2 चुनाव में, 3 बीजेपी चुनाव में के साथ बीजेपी रहे के साथ रहे हैं। हाँ। क्या उसमें टूटन होती है? बेरोजगारी और महंगाई क्या दरारें डालेगी? मोटी बात ये है। दरारें डालेगी। और क्या जो वो बेनिफिशियरी कास्ट क्लास जो भी बीजेपी ने बनाया है, हाँ। क्या उसमें भी टूट होती है? क्योंकि वो कास्ट और रिलीजन के बाउंड्रीज को कई बार तोड़ और देता वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री अन्न योजना की बात नहीं है कि 5 किलो, यूपी में उसको दरअसल टॉप अप- 35 किलो परिवार को मिल रहा है। उसको टॉप अप कर दिया टॉप अप योगी कर ने। दिया है तो योगी ने। सीधे सीधे जो और डायरेक्ट सिर्फ बेनिफिशियरी है, गेहूं या चावल नहीं मिल रहे हैं, दाल भी है, उसमें तेल भी है, चीनी भी है, नमक भी है और चीनी भी। बिल्कुल। तो ये काम, ये फैक्टर, ये जो वेलफेयरिज्म है, ये बीजेपी की नैया पार लगाएगी, या कल प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया वो प्रो इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी हावी होगी। और 30 साल से यूपी ने, एक इतिहास भी है यूपी का कि किसी भी सरकार को रिपीट नहीं किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।